गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग टेंस के बाद वॉइस की बात करने वाले हैं। ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। लेकिन जहाँ तक वॉइस की बात है, बहुत बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर वॉइस समझ में नहीं आता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर ये ज़्यादा है। तो कुछ समझना आपको क्या है, वॉइस तब तक आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है जब तक आपका टेंस का कंसेप्ट क्लियर ना हो। क्योंकि सिंपल शब्द में हम लोग वॉइस को टेंस का छोटा भाई बोलते हैं। तो अगर आपको वॉइस समझना है तो टेंस को बिल्कुल समझना होगा। अगर टेंस आपको सही में अच्छे से समझ में आ चुका है तो वॉइस समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो मैंने पहले ही टेंस समाप्त कर दिया है, तो निश्चित तौर पर अगर आपने टेंस का वीडियो देखा होगा तो वॉइस आपको समझ में आने वाला है। चलिए, तो आज हम लोग वॉइस की बात करते हैं, ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। ठीक है, चलिए तो आज इस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं वॉइस। चलिए, तो पहले इसका हम लोग हिंदी समझते हैं, वॉइस होता क्या है। वॉइस को हिंदी में हम लोग वाच्य बोलते हैं। ग्रामर में वॉइस को हम लोग वाच्य बोलते हैं। अब वाच्य होता क्या है, ये सारा चीज़ आज हम लोग समझने वाले हैं। और हर कंसेप्ट जो है आपको रटने का नहीं है, हर कंसेप्ट को समझने का है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर समझने के लिए बना है। बच्चे अक्सर इस टॉपिक को रटते हैं, तो मैं पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इस टॉपिक को रटना नहीं है, समझना है। चलिए, तो इस नाम को देखो, बहुत सारे बच्चे इसको वॉइस बोलते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि भी जो है वो वर्ड गलत प्रोनाउंसिएशन है, उसको हम लोग भी नहीं वी बोलेंगे। इस सेंस से ये भ नहीं है, ये व है। तो इस प्रोसेस से हम लोग उसको वॉइस पुकारेंगे, ना कि वॉइस पुकारेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या है, वॉइस है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वाच्य बोलते हैं। अब वॉइस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को दो एग्जाम्पल लेना होगा। यहां हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल है मैं देखता हूं, ये पहला एग्जाम्पल है। और जो दूसरा एग्जाम्पल है वह है मुझे देखा जाता है। चलो, इन दोनों वाक्यों को पहले हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। मैं देखता हूं और मुझे देखा जाता है। मैं देखता हूं का इंग्लिश हो जाएगा आई सी। जबकि जो दूसरा एग्जाम्पल है मुझे देखा जाता है, ये सेंटेंस है आई एम सीन, मुझे देखा जाता है। अब यहां समझना क्या है कि हमारे पास दोनों एग्जाम्पल में जो सब्जेक्ट है वो आई है। दोनों एग्जाम्पल का जो सब्जेक्ट है वो आई है। और यहां पर आपको समझना क्या है, वॉइस ग्रामर का एक ऐसा चैप्टर है जो सब्जेक्ट की दो अवस्था को दिखाता है। अभी आप देख सकते हो इस वाक्य में जो आई है वो एक काम कर रहा है, और वो काम है देखने का। आई सी यानी मैं देखता हूं। दूसरे एग्जाम्पल में भी सब्जेक्ट सेम वही आई है, बट ये जो सब्जेक्ट है ये देखने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि कोई और सेकंड पर्सन आई को ही देख रहा है, यानी मुझे देखा जाता है। यानी आपको देखना क्या है कि यहां जो आई है ये एक डूअर आई है। डूअर का मतलब होता है काम करने वाला। जबकि जो आप सेकंड सेंटेंस को आप देख रहे हो, आई एम सीन, यहां पर जो आई है वो काम नहीं कर रहा है, बल्कि उस आई को कोई और देख रहा है। अब बच्चे बोलेंगे सर इसकी जानकारी हम लोग को कैसे चलेगा, किस चीज को देख कर चलेगा, क्योंकि दोनों जगह तो आई ही है। तो आपको ध्यान देना होगा वर्ब पे। यहां देखो सी है और यहां देखो सीन है। आपका पहला जो फॉर्म है वो V1 है, दूसरा जो है वो V3 है। तो सब्जेक्ट डूअर है कि नॉट डूअर है, इसकी जानकारी सब्जेक्ट नहीं दे पाता है। मतलब कि आप सब्जेक्ट को दोनों जगह देखो, दोनों जगह सब्जेक्ट सेम है, पहले जगह भी आई, दूसरी जगह भी आई है। लेकिन जब मैंने वर्ब को देखा सी और सीन, तो मुझे समझ में आया कि एक सब्जेक्ट जो मैं है वो काम को कर रहा है, वो डूअर है, जबकि दूसरा जो मैं है इसके ऊपर ही काम समाप्त हो रहा है, मतलब कोई और इसको देख रहा है। मतलब साफ है कि यहां जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं, यहां सब्जेक्ट होगा नॉट डूअर, नॉट डूअर। तो सिंपल सा कंडीशन आपको समझना क्या है
कि जब भी आप किसी सेंटेंस में ये जानना चाहो कि सब्जेक्ट डूअर है कि नॉट डूअर है, तो ये जानकारी आपको सब्जेक्ट नहीं देगा, ये जानकारी आपको वर्ब देगा। वर्ब को देखने से ही आपको पता चलता है कि सब्जेक्ट डूअर है या नॉट डूअर है। इसी प्रोसेस को हम लोग वॉइस बोलते हैं। यानी अगर हम लोग इसका डेफिनेशन लेना चाहें तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि द फॉर्म ऑफ वर्ब्स, द फॉर्म का मतलब रूप होता है, रूप ना, यहां भी सब्जेक्ट है और यहां भी सब्जेक्ट है, तो द फॉर्म यानी रूप, किसका रूप भाई? सब्जेक्ट का रूप नहीं, वर्ब का रूप। सब्जेक्ट तो दोनों जगह सेम है ना, तो द फॉर्म ऑफ वर्ब्स, क्रिया का रूप जो हमें बताता है, which tells that whether, चाहे द सब्जेक्ट इज डूअर, चाहे सब्जेक्ट क्या होगा? डूअर होगा, एंड नॉट डूअर, या और भी हम लोग लिख सकते हैं, और नॉट डूअर। यानी वर्ब का रूप ये हमें बताता है कि इधर जो सब्जेक्ट है वो डूअर है या फिर नॉट डूअर है। तो सब्जेक्ट डूअर है कि नॉट डूअर है, ये बताने वाला प्रोसेस कौन है? तो ये बताने वाला प्रोसेस वर्ब है। यानी वर्ब के थ्रू हम लोग को पता चलता है कि सब्जेक्ट डूअर है कि नॉट डूअर है। मतलब एक सिंपल शब्द में हम लोग समझ सकते हैं कि वॉइस को समझने के लिए आपको वर्ब को समझना होगा, क्योंकि वर्ब ही हमें बताता है कि सब्जेक्ट डूअर है कि नॉट डूअर है ना। चलिए, अब सवाल है कि वॉइस में हमें सब्जेक्ट की दो कंडीशन को देखने को मिल रहा है, एक जहां सब्जेक्ट डूअर है और दूसरा जहां सब्जेक्ट क्या है? नॉट डूअर है। मतलब साफ है कि वॉइस में हमें सब्जेक्ट का दो अवस्था दिखता है। वॉइस में हमें सब्जेक्ट की दो अवस्था दिखती है। वॉइस सोज टू कंडीशन ऑफ अ सब्जेक्ट। वॉइस जो है सब्जेक्ट के दो अवस्था को दिखाता है। वॉइस सब्जेक्ट के दो अवस्था को दिखाता है। बताओ पहला अवस्था क्या होगा? वॉइस में सब्जेक्ट का जो पहला अवस्था होगा वो डूअर होगा, जबकि दूसरा अवस्था जो होगा वो नॉट डूअर होगा। चलिए, तो अभी तक हम लोग क्या समझे कि वॉइस ग्रामर का एक ऐसा चैप्टर है जो कहीं ना कहीं टेंस से प्रभावित है, और जहां तक हमें वॉइस को समझना है तो वॉइस को समझने के लिए हम लोग को वर्ब को समझना होगा, क्योंकि वर्ब ही हमें बताता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट काम कर रहा है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है। ये हमें सब्जेक्ट को देख के नहीं पता चलता है, ये हमें वर्ब को देख के पता चलता है। तो वर्ब हमें बताता है कि सब्जेक्ट इधर डूअर है या फिर नॉट डूअर है। मतलब साफ है कि अगर आप वॉइस पढ़ रहे हैं तो आपको वॉइस में सब्जेक्ट की दोनों अवस्थाओं को पढ़ना होगा। आपको डूअर अवस्था को भी पढ़ना होगा और आपको नॉट डूअर अवस्था को भी पढ़ना होगा। इसका मतलब है कि वॉइस में सब्जेक्ट की दो स्थिति होती है, और यही कारण है कि ग्रामर में वॉइस को दो भाग में बांटा गया है। अगर हम लोग वॉइस की बात करें तो ग्रामर में वॉइस को दो भाग में बांटा गया है। सबसे पहले वॉइस की बात करेंगे तो चूंकि सब्जेक्ट का यहाँ दो स्थिति है, इसलिए हम लोग वॉइस को दो भाग में बांटेंगे। सबसे पहला जो होगा वो होगा एक्टिव वॉइस। सबसे पहला क्या होगा? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। और दूसरा जो होता है वो होता है पैसिव वॉइस। बहुत बच्चा अक्सर पूछते हैं सर वॉइस दो ही प्रकार का क्यों होता है, तीन प्रकार का क्यों नहीं होता है? तो समझना सिंपली है कि वॉइस में हम लोग सब्जेक्ट की दो स्थिति को देखते हैं, एक डूअर को और एक नॉट डूअर को। चूंकि वॉइस सब्जेक्ट की दो स्थिति को दिखाता है इसलिए वॉइस का टाइप दो होता है, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। अब बच्चे पूछते सर एक्टिव वॉइस क्या होता है? निश्चित तौर पे अगर हम लोग एक्टिव वॉइस की बात करें तो इसको हिंदी में कृत्यवाच्य या फिर कर्तावाच्य बोला जाता है।
कृत्यवाच्य या फिर कर्तावाच्य। और पैसिव की हम लोग बात करें तो इसको हम लोग कर्मवाच्य बोलते हैं, कर्मवाच्य बोलते हैं। तो वॉइस में एक्टिव वॉइस को कृत्यवाच्य या कर्तावाच्य और पैसिव वॉइस को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य बोलते हैं। अब सवाल है कि इसको कर्तावाच्य और इसको कर्मवाच्य सर क्यों कहा जाता है? वाई वी कॉल एक्टिव वॉइस एज कर्तावाच्य और पैसिव को हम लोग कर्मवाच्य क्यों बोलते हैं? आप इसको एग्जाम्पल से आराम से समझ सकते हो। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, यह हमारे पास एग्जाम्पल है। तो आपने पहले पढ़ा है कि भाई जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है वो स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है, और वो काम करता है, इसलिए इसको हम लोग कर्ता बोलते हैं। सब्जेक्ट को कर्ता इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो काम को करता है। भाई यहाँ क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है? आई कर रहा है, तो आई कर्ता हो जाएगा। प्ले क्या है? ये वर्ब है, जबकि क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब हमको आप ये बताओ कि अगर हम यहाँ से क्रिकेट को सिर्फ हटा दें, क्रिकेट को हटा दें, तो आई प्ले मैं खेलता हूं, सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। आई प्ले सेंटेंस सही है, क्रिकेट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मैं आई को ही हटा दूं तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं निकलेगा। प्ले क्रिकेट कौन खेलता है पता ही नहीं चलता है। यानी आप इस सेंटेंस में देख सकते हो कि यहां ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम लोग कर्म बोलते हैं और वर्ब को क्रिया बोलते हैं, सब्जेक्ट यानी कर्ता। आप देख सकते हो इस वाक्य में कर्ता को वैल्यू दिया जा रहा है, यहां कर्ता की प्रधानता है, और चूंकि यहां कर्ता की प्रधानता है, कर्म का कोई औकात नहीं है, इसलिए इसको हम लोग कर्तावाच्य या फिर कृत्यवाच्य बोलते हैं। एक्टिव वॉइस को कृत्यवाच्य या कर्तावाच्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस वाक्य में प्रधानता सब्जेक्ट का होता है। यहां क्रिकेट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्म के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं यहां से आई को हटा दूं तो सेंटेंस का सत्यानाश हो जाएगा। मतलब साफ है कि जहां कर्ता की प्रधानता हो उसको हम लोग कृत्यवाच्य या फिर कर्तावाच्य बोलते हैं। नाउ अब जो हम लोग पैसिव की बात कर रहे हैं, तो जब हम इस वाक्य की पैसिव की बात करेंगे हम लोग, तो कुछ इस प्रकार इसका पैसिव बनेगा, क्रिकेट इज प्लेड बाई मी। अब सवाल है कि सर इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है? ध्यान से समझना है, यहां जो क्रिकेट है ये सब्जेक्ट है। बहुत बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि भाई यहां क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, नहीं, क्रिकेट इस वाक्य में ऑब्जेक्ट था। यहां जो क्रिकेट है ये सब्जेक्ट है, बट ये कौन सा सब्जेक्ट है? नॉट डूअर सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट मैंने बताया ना कि वॉइस में सब्जेक्ट की दो अवस्था होती है, डूअर और नॉट डूअर। यहां जो आई सब्जेक्ट है ये डूअर सब्जेक्ट है, ये काम करने वाला सब्जेक्ट है, जबकि यहां जो क्रिकेट है ये भी सब्जेक्ट है, बट ये डूअर सब्जेक्ट नहीं होगा, ये नॉट डूअर सब्जेक्ट होगा। ये क्या होगा? नॉट डूअर सब्जेक्ट, नॉट डूअर। यानी वॉइस में सब्जेक्ट की दो अवस्था भी हम लोग पढ़े थे कि एक जगह पे सब्जेक्ट डूअर होगा, दूसरी जगह पे नॉट डूअर। तो कभी भी आप इस क्रिकेट को ऑब्जेक्ट ना माने, इस वाक्य में क्रिकेट सब्जेक्ट है और ये कौन सा सब्जेक्ट है? तो नॉट डूअर सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब सवाल है कि क्रिकेट इज प्लेड, मैंने क्या बोला? क्रिकेट इज प्लेड, यानी यहां जो क्रिकेट सब्जेक्ट है, नॉट डूअर सब्जेक्ट है, इसका अपना पर्सनल कोई औकात नहीं है। क्रिकेट कभी भी खुद नहीं खेला जाता है। यहां पर अगर हम बैट बॉल ला के रख दे तो खुद नहीं खेलने लगेगा, है ना? ऐसा हो तो हम लोग डर के भाग जाएंगे कि भाई हॉन्टेड क्लास है ये। तो क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेला जाता है। यहां जो सब्जेक्ट है नॉट डूअर सब्जेक्ट, ये खुद नहीं खेलता है, इसको कोई और खेलता है। यानी यहां जो क्रिकेट सब्जेक्ट है इसको कोई और कर रहा है, यानी यहां क्रिकेट सब्जेक्ट है, इसका औकात नहीं है। यहां औकात किसका है? ऑब्जेक्ट का। यहां औकात मी का है। मी यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है, यानी क्रिकेट का अस्तित्व मुझ पर है। यानी यहां सब्जेक्ट को वैल्यू नहीं मिल रहा है, यहां किसको वैल्यू मिल रहा है? ऑब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। तो जहां कर्म की प्रधानता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्मवाच्य। एकदम आसान सा कंसेप्ट है। एक्टिव वॉइस को कर्तावाच्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां कर्ता की प्रधानता होती है, वहां कर्म की प्रधानता नहीं होती है। और पैसिव वाक्य को, पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां
कर्ता की प्रधानता नहीं होती है। क्रिकेट यहाँ सब्जेक्ट है, नॉट डूअर सब्जेक्ट है, इसका कोई औकात नहीं है। इसको खेला जाता है किसके द्वारा? मेरे द्वारा। यानी यहाँ ऑब्जेक्ट की प्रधानता है। इसी चीज को हम लोग को समझना होगा। ठीक है, चलिए तो फिर से बात करते हैं वॉइस। वॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो वॉइस को हिंदी में वाच्य बोलते हैं, है ना। वाच्य को समझने के लिए वर्ब को समझना होगा, क्योंकि वर्ब ही हमें बताता है कि सब्जेक्ट डूअर है कि नॉट डूअर है। ठीक है, चलिए तो वॉइस में सब्जेक्ट की दो अवस्था, एक डूअर और दूसरा नॉट डूअर। जहां सब्जेक्ट काम कर रहा है वो डूअर है, जहां सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा वो नॉट डूअर है। यही कारण है कि वॉइस को दो भाग में बांटा गया है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम लोग कर्तावाच्य या फिर कृत्यवाच्य बोलते हैं, और पैसिव को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्मवाच्य बोलते हैं। एकदम आसान सा कंसेप्ट है। एक्टिव मतलब क्या? जो लोग काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव बोलते हैं। तो एक्टिव में ही सब्जेक्ट डूअर होता है, जबकि पैसिव का मतलब क्या होता है? जहां व्यक्ति काम नहीं करे, और जहां व्यक्ति काम नहीं करे वो कौन सा वॉइस हो जाएगा? पैसिव वॉइस। इसको हम लोग कर्मवाच्य बोलते हैं। तो वॉइस में सब्जेक्ट का दो अवस्था है, डूअर और नॉट डूअर, इसलिए वॉइस को हम लोग दो भाग में बांटे हैं, एक्टिव वॉइस यानी कर्ता वाच्य और पैसिव यानी कर्मवाच्य। जहां कर्ता की प्रधानता वो कर्तावाच्य और जहां कर्म की प्रधानता वो कर्मवाच्य। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे पैसिव का पहचान क्या होता है। क्योंकि एक्टिव आप पहले पढ़े हो, आप इस सेंटेंस से परिचित हो, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये टेंस का सेंटेंस है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये भी टेंस का सेंटेंस है। तो एक्टिव वॉइस आपने पूरा टेंस में पढ़ा है, आपको पढ़ना है पैसिव वॉइस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैसिव का पहचान जानेंगे। आज का ये क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।